बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा चैप्टर नंबर 12 के आखिरी 2 लेक्चर्स रह गए हैं। एक लेक्चर रहता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का और एक रहता है डाइजेशन इन कॉकरोच का। देखो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में वेरियस डिसऑर्डर मेंशन की हुई हैं। सबसे पहली जो डिसऑर्डर मेंशन की हुई है वो डिस्पेप्सिया है। देखो डिस्पेप्सिया को बाकायदा तौर पे हम डिसऑर्डर नहीं कहते। डिस्पेप्सिया बेसिकली एक कंडीशन है। और कैसी कंडीशन है? पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये एक इनकम्प्लीट या फिर इम्परफेक्ट डाइजेशन होती है। यानी अगर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन प्रॉपर ना हो, वो डाइजेशन इनकम्प्लीट हो या वो फिर ठीक से ना हो, तो आप इस कंडीशन को पर्टिकुलरली डिस्पेप्सिया कहते हो। और अगली ही लाइन के अंदर एक बात मेंशन की हुई है कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़, रेदर इट इज़ द सिम्टोमेटिक ऑफ द अदर डिसऑर्डर। यानी ये खुद से डिजीज़ नहीं है, बाकी डिजीज़ की ना सिम्टम्स के अंदर आती है। डिस्पेप्सिया एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है, देखो खुद ही आप देख लो ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर खुराक की डाइजेशन अच्छे से ना हो तो हमें क्या होगा? हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा, पेट के अंदर बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। अगर हमारी डाइजेशन अच्छे से ना हो तो हमें क्या होगा? नौजिया। नौजिया कहते हैं मतली को, यानी वोमिटिंग लाइक कंडीशन हो, वोमिटिंग ना हो रही हो, हम उसे नौजिया कहते हैं। फ्लैचुलेंस कहते हैं हवा के खराज को। और साथ में हार्ट बर्न। देखो पिछली एक आपने कंडीशन पढ़ी थी, जब मैं स्टमक का टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं या हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं ना, तो सम टाइम जो है वो बैक फ्लैश ऑफ एसिडिक काइम होता है, और जिसकी वजह से हमारी चेस्ट के अंदर ना बर्निंग सेंसेशन होती है, दैट इज नोन एज द हार्ट बर्न और द पायरोसिस। तो जब डिस्पेप्सिया हो किसी को तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग के साथ नौजिया हो सकता है, हार्ट बर्न या पायरोसिस है, या फिर फ्लैचुलेंस हवा का खराज है। देखो डिस्पेप्सिया हो किस वजह से रहा है? डिस्पेप्सिया के अंदर बताया हुआ है कि अगर हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाए, यानी हम ऐसी फूड्स ले रहे हों जो स्टमक की एसिडिटी कॉज कर रहे हों। ये आखिरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंट क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन, यानी अगर बाइल जूस की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए जो लिवर से आ रहा है, तो ये डिस्पेप्सिया शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लिखा हुआ है जी फूड पॉइजनिंग। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से लॉन्ग भी आ सकता है। लॉन्ग इन दैट सेंस आता है कि कोई सी 2 से 3 डिसऑर्डर मेंशन कर दी जाए और आपसे कहा जाए जी इसके ऊपर नोट लिख दें। अगली कंडीशन लिखी हुई है जी फूड पॉइजनिंग। ये एक ऐसी इलनेस है, और ये वो इलनेस है जो किस वजह से होती है? अगली लाइन के अंदर लिखा हुआ है फ्रॉम द इनडाइजेशन ऑफ फूड, कि खुराक की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही? कि खुराक के अंदर ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना फूड पॉइजनिंग के लिए 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला और एक बैक्टीरिया का नाम है कंपाइलोबैक्टर। ये 2 वो बैक्टीरिया हैं जो ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी हमारी खुराक ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। अच्छा, ये बैक्टीरिया ना आम तौर पे नेचुरली किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये कैटल के अंदर मौजूद होते हैं, जितने मवेशी हैं, ये मुर्गियों में भी हैं, और साथ में ये डक के अंदर भी हैं, और उनमें ये बीमारियां नहीं फैलाते। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएं तो फिर हमें बीमारी फैलाएंगे। हमारी बॉडी में कैसे दाखिल हो सकते हैं? अगर हम उन मवेशियों का गोश्त खा लेते हैं। हमारी बॉडी में कैसे दाखिल हो सकते हैं? कि अगर हम उन मवेशियों का दूध पी लेते हैं। हमारी बॉडी में कैसे दाखिल हो सकते हैं? कि अगर आप उस पर्टिकुलर चिकन का एग खा लो तो हमारी बॉडी के अंदर ना ये बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, और जब ये बैक्टीरिया एंटर होते हैं तो जिस भी इंडिविजुअल को फूड पॉइजनिंग होती है, आप उसकी सिम्टम्स खुद ही देख लो कि जब भी फूड पॉइजनिंग होगी उसकी वजह से पर्टिकुलरली जो सिम्टम्स अपेयर होती हैं उसमें आप देखते हो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स लिखी हैं, डायरिया है जी, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने ये तमाम चीज़ें खाई और फौरी तौर पर डायरिया हो जाए।
या फिर हम एग खाएं और हमें डायरिया हो जाए, नहीं। अगर एग जो है वो प्रॉपर तरीके से बॉयल नहीं है तब होगा। मीट है वो प्रॉपर तरीके से कुक्ड नहीं है, जैसे आप घर के अंदर कोई बारबेक्यू की दावत रखते हो ना, तो बाज़ औक़ात आप ऐसे देखते हो कि वो जो मुर्गी की लेग वाली साइड पे जो पीस मौजूद है ना, वो आम तौर पे अंदर से कच्चा रह जाता है और वो उसका खून भी, ब्लड भी वहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। और जब हम ऐसे चिकन को खाते हैं ना, तो फिर आप देखते हो सडनली ना हमारे पेट के अंदर सर्टन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से जो डायरिया लाइक कंडीशन आती है ना, वो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आती है, कि 12 से 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो है वो सिम्टम्स अपीयर होंगे। अच्छा, अक्सर घरों में ऐसा होता है, ये अभी आ रहा है, ईद आएगी, उसके बाद जब बकरा ईद आएगी, तो उसके ऊपर आप देखोगे कि लोग क्या करते हैं, जब कुर्बानी का गोश्त होता है ना, कुर्बानी करते हैं तो अपने ही घरों के अंदर इतना सारा गोश्त स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसको ना वो कई महीनों तक खाते रहते हैं। तो जब भी आप देखें उस गोश्त को आप फ्रीज़ करते हो ना, तो घर में जो माँ मौजूद होती है या घर में कोई आपने सर्वेंट रखा हुआ है कुकिंग के लिए, तो वो उस जो गोश्त है उसको फ्रीज हुआ हुआ है उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए, डी फ्रीजिंग करवाने के लिए ना किसी बर्तन में रख दिया जाता है। और जब उसे किसी बर्तन में रख दिया जाता है, आप ऑब्जर्व करें कि उसमें से ना लिक्विड एस्केप होना शुरू हो जाता है। और वो जो लिक्विड है पर्टिकुलरली जिन यूटेंसिल्स के अंदर वो पड़ा हुआ है, जिन बर्तनों में वो पड़ा हुआ है, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टब्बर ना बहुत बड़ा है, फैमिली बहुत बड़ी है घर के अंदर, कि वालिदैन ने पूरी टीम निकाली है 11-11 बच्चों की, बच्चे कम ही अच्छे, तो उनके लिए क्या होता है कि वो छोटी छोटी प्लेट नहीं रिक्वायर खाना सर्व करने के लिए, उन्हें बड़े बड़े परात चाहिए, बड़ी बड़ी डिशेस चाहिए जिनके अंदर वो उन्हें खुराक सर्व की जाती है, जी सारे इकट्ठे बैठ के खा लें। तो वही बर्तन जिनके अंदर आपने गोश्त को डीफ्रॉस्ट करवाया है और माँ उसको क्या करती है, उसको वॉश आउट करके ना उसी में चावल डाल के बच्चों को सर्व कर देती है। अब जो वो पर्टिकुलरली लिक्विड एस्केप हुआ उसके अंदर सेवरल टॉक्सिक मटेरियल है, बैक्टीरिया मौजूद है, एंड दैट पर्टिकुलर यूटेंसिल्स मस्ट नॉट बी कम इन कॉन्टैक्ट विद अवर फूड पार्टिकल। अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से भी आमतौर पे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कि हम कहते हैं जी पता नहीं क्यों हो गई आखिर फूड पॉइजनिंग, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा खाया, वो उसकी रीज़न ये है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉट है कि फूड पॉइजनिंग की एक स्वेयर फॉर्म भी होती है, और जो स्वेयर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग होती है हम उसको बॉटुलिज्म कहते हैं। और इस बॉटुलिज्म को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये वो टिपिकल बैक्टीरिया होता है जिसका बड़ा सिलेक्टिव एक्शन है हमारे CNS के ऊपर। ये वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या कार्डियक पैरालिसिस भी करवा सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या कार्डियक पैरालिसिस भी करवा सकता है। अच्छा, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया अगर बीमारी फैलाए ना तो उसकी वजह से फटीग हो जाएगी। फटीग कहते हैं थकाहट को, थक जाना। डिजीनेस कहते हैं उकता जाने को, कि हम पढ़ाई से उकताए हुए हैं आजकल, कि इतना टफ शेड्यूल चल रहा है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये उकताहट है। उसके बाद है डबल विजन, दोहरापन, यानी एक डॉक्टर यासिर खड़ा हुआ है, साथ में एक और भी खड़ा हो जाए, एक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से आप लेक्चर ले रहे हो, दूसरा भी साथ खड़ा हो जाए, तो ये डबल विजन है, दोहरापन, दो दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है हेडेक, हेडेक सर दर्द को कहते हैं। नौजिया, नौजिया हम कहते हैं मतली को। अभी मैं बता रहा था आपको कि बाज़ औक़ात ऐसे हो रहा होता है, फीलिंग आ रही होती है कि जी जैसे वोमिटिंग आ रही है लेकिन होती नहीं है वोमिटिंग, इसका मतलब है वो वोमिटिंग लाइक जो कंडीशन होती है हम उसको नौजिया कहते हैं, मतली कहते हैं। उसके बाद है वोमिटिंग, क्या को कहते हैं डायरिया एंड द एब्डोमिनल पेन। यानी जो बॉटुलिज्म है ये एक स्वेयर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग है, उसकी जो सिम्टम्स है ना वो ज़्यादा शदीद है एक सिंपल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग के पॉजिटिव एजेंट जो बैक्टीरिया हैं वो साल्मोनेला कंपाइलोबैक्टर है, जबकि बॉटुलिज्म का जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली कंडीशन है ओबेसिटी, कि ओबेसिटी एक ऐसे टर्म है, उर्दू में हम कहते हैं मोटापे को। एक ऐसे टिपिकल बीमारी है जब भी किसी इंडिविजुअल के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट अकामुलेट हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ये एक पर्सन ओबीज पर्सन है, कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। देखो ऐसा होता क्यों है, जब भी ना हमारी जितनी बॉडी की ज़रूरत है हम उस बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं ना,
तो सरप्लस फूड, इजाफी जो खुराक होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। देखो ये छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स हैं। अच्छा, फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस वजह से स्टोर होती है क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। जनरली आप देखें, आपके पास 5000 का एक नोट हो, कितनी जगह घेरेगा आपके उस वॉलेट के अंदर? बिल्कुल थोड़ी सी। लेकिन अगर वही 5000 के 10-10 रुपए वाले नोट हो ना, तो इतनी सारी जगह घेर लेते हैं। ये फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जी एनर्जी जो होती है ना, वो आम तौर पे इन्हीं फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। हमने खुराक खाई है, अच्छी खासी खाई है, उस खुराक ने हमारी बॉडी को एनर्जी दी, जितनी बाकी बच गई है वो फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर हो रही है। अच्छा, ये फैट के ड्रॉपलेट्स ना आम तौर पे जिन सेल्स के अंदर या जिन टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं, बोर्ड का एमसीक्यू है, हम उन टिश्यूज को एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, यानी फैट ड्रॉपलेट्स इसके अंदर स्टोर हुए हैं, अभी ये खत्म नहीं हुए, अभी ये टूटे नहीं है, अभी इन्होंने एनर्जी नहीं दी हमारी बॉडी को। आपने फिर खाना खा लिया, जब आपने दोबारा खाना खाया तो खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी है, खुराक के अंदर प्रोटीन कंटेंट भी है, और वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट सबसे पहले टूट के हमें एनर्जी दे रहे हैं, और फिर एक दफ़ा फिर जितनी इजाफी खुराक थी वो फैट की शक्ल में क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। चैप्टर नंबर 2 जब आपने पढ़ा था तो एक बात पढ़ी थी कि जो लिपिड्स होते हैं, दे स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी हैं ये छोटे छोटे, काम इनके बहुत बड़े हैं। ये क्या करते हैं? ये ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करवाते हैं जब इनकी ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, ये फैट के ड्रॉपलेट्स ना क्या होंगे? आहिस्ता आहिस्ता आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक बड़ा फैट ग्लोब्यूल बना देंगे। अच्छा, जब ये फैट के ड्रॉपलेट्स बड़ा एक फैट का ग्लोब्यूल बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? उस टिपिकल सेल के अंदर ना साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को और बाकी जितनी ऑर्गेनेलीज होंगी उनको साइड पे पुश करते रहेंगे। उनको क्या करते रहेंगे? साइड पे पुश करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि वो तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। फैट आम तौर पे कहाँ पर स्टोर होती है? फैट हमारी जो स्टोर होती है वो हमारी बीनीथ द स्किन स्टोर होती है। बीनीथ द स्किन जो स्टोरिंग साइड्स होती हैं कॉमनली वो हमारी बटक वाली साइड है, हिप वाली साइड, हमारे फेस वाली साइड है और हमारे एब्डोमेन वाली साइड है। और इसके अलावा अराउंड द ऑर्गन्स भी, अराउंड द किडनी भी स्टोर हो सकती है ये फैट। तो फैट स्टोरिंग एरियाज होते हैं। अच्छा, आप कुछ लोगों में देखते हो कि वो उनका थोड़ा बहुत खाना होता है, वो थोड़ा सा खाते हैं, या फिर उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट से खुराक जो है वो थोड़ी सी एक्सीड करती है और वो मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जितना मर्जी खा लें वो मोटे नहीं होते। इसका जो आंसर है वो इस बात पे लाई करता है हार्मोनल बैलेंस। हमारी बॉडी का ना स्पेसिफिक हार्मोनल बैलेंस होता है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं। ये सारे वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करवाते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हेरिडिटरी हैं, यानी वालिदैन से आ रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो मोटापा होता है ना, इसके लिए अगर हार्मोनल बैलेंस हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आप अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना शुरू करोगे ना, आप मोटे हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जितना मर्जी खा ले मोटे नहीं होते, उनका हार्मोनल बैलेंस ऐसा है। ये जो मोटापा है ये हर बीमारी की जड़ है। अगर आपका वेट बढ़ना शुरू हुआ है तो आप ये बात माइंड के अंदर रखें कि यू आर एट द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, यू आर एट द रिस्क ऑफ द कार्डियक फेलियर, यू आर एट द रिस्क ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। आपको शुगर भी हो सकती है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इस वजह से अच्छा खाएं और अपने वेट को एक बैलेंस के अंदर बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के वेट और साइज के रेशो के मुताबिक जो है वो अपनी बॉडी के वेट को एडजस्ट करवाएं। तो ये जो कंडीशन है ना, हम इसको कहते हैं कि ओबेसिटी है। इस वजह से आप देखें एंड पे लिखा हुआ है कि जो भी इंडिविजुअल ओबीज हो जाता है उसे हार्ट डिजीज भी हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस, स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं उस एक इंडिविजुअल के बरक्स जिसका बॉडी वेट क्या होता है? नॉर्मल होता है। अच्छा, इसके बाद ना दो कंडीशन है।
एक कंडीशन का नाम है एनोरेक्सिया नर्वोजा और एक कंडीशन का नाम है बुलिमिया नर्वोजा। मुझे बड़ी खुशी है कि ये दोनों कंडीशंस जो है वो मेल में नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ फीमेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। पहली कंडीशन है एनोरेक्सिया नर्वोजा, और ये वो एक टिपिकल कंडीशन है जिसमें मेंशन किया हुआ है लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज, भूख का मर जाना इस डर से कि जी मैं मोटी हो रही हूँ। मैं नहीं, मेरा जेंडर मेल है, आप पे बात कर रहा हूँ जो लेक्चर सुन रहे हो। तो ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज, कि आपको मोटापे का डर हो। और अच्छा, ऐसी जो कंडीशन होती है ना वो आम तौर पे तब एग्जिस्ट करती है जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जहनी तौर पे इमेच्योर हो, यानी मेच्योरिटी की एज अभी आ रही है। और वो एज कौन सी होती है? 11 to 12 ईयर ऑफ एज। और उस पर्टिकुलर एज के ऊपर ना फीमेल के अंदर ऐसे तमाम करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं जो फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट करवाते हैं, और वो प्यूबर्टी लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स कहते हैं। जैसे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, जैसे फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट का हो जाना। तो काफ़ी सारी फीमेल लाइक सिम्टम्स अपेयर होती हैं। ऐसी जो टिपिकल एक गर्ल होती है ये इस वजह से भी नहीं खाती पीती कि अपने वेट को ओवर एस्टिमेट कर लेती है कि जी मैं मोटी हो रही हूँ, हालांकि वो मोटी नहीं हो रही, ठीक है। और उसका जो वज़न है वो ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो खाना पीना शुरू नहीं करती, यानी पागल। दूसरे अल्फाज में क्या है? पागल है। तो फेयर ऑफ बिकमिंग ओबीस की वजह से अपने बॉडी के वेट को ओवर एस्टिमेट कर लिया है, ज़्यादा खा पी नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो खुद को सेफ फील करती है उस चाइल्डहुड एज के अंदर, और अपनी बॉडी के अंदर जो प्यूबर्टी लाइक चेंजेस हो रही है ना उनको वह फेस नहीं करना चाहती। तो आगे एक बात मेंशन की हुई है कि इसकी जो एज है वो 12 to 21 ईयर ऑफ एज है। एंड द फेयर डज नॉट डायमिनिश, उन्होंने कहा जी डर हत्ता के खत्म नहीं होता इवन व्हेन द वेट इज ड्रॉप टू डेंजरस लेवल, हालांकि वजन खतरनाक हद तक कम हो चुका है, लेकिन वो उसके बावजूद खाना पीना शुरू नहीं कर रही। साइकेट्रिक थेरेपी इज यूजुअली रिक्वायर्ड। माहिर नफ्सियात इनका इलाज कर सकता है क्योंकि ये पागल है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इनका माहिर नफ्सियात इलाज करेगा। आगे बात लिखी हुई है कि आमतौर पे उन गर्ल को अफेक्ट करता है जिनमें प्यूबर्टी जस्ट अभी शुरू हुई हो, एंड इलनेस इज करेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस। एनोरेक्सिक गर्ल वो होती है जो अपनी बॉडी के साइज को ओवर एस्टिमेट कर लेती है और बार बार इंसिस्ट करती है जी कि हाँ वो मोटी हो गई है, हालांकि वो मोटी नहीं, उसका वजन जो है वो एक खतरनाक हद तक कम हो चुका है। एंड दीज गर्ल्स आर ऑफन इमेच्योर साइकोलॉजिकली, पागल है, एंड अनएबल टू कोप द चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। और जो प्यूबर्टी लाइक चेंजेस हो रही है ना, मैंने कहा उनको ये बर्दाश्त फेस नहीं करना चाहती हैं एक्चुअली। द लॉस ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं जो मैं आपको बता रहा था, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपेयर होना, मेमोरी ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, यानी वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी के ऊपर फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट करवाती हैं, वो क्या हो जाएंगी? डिप्रेस हो जाएंगी, वो डिलेड हो जाएंगी। तो लॉस ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक एनेबल द गर्ल्स टू रिट्रीट इनटू अ चाइल्ड लाइक स्टेट। तो काफ़ी सारी बच्चियां वो होती हैं जिनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ना टाइम पर अपेयर नहीं होते, और जाहिर सी बात है घर में कोई मेहमान आए तो फिर उस पर्टिकुलर बच्ची को वो देख के कहते हैं ये तो छोटी सी बच्ची है, 10-11 साल की बच्ची होगी, भले उसकी 17-18 साल हो। तो उस वजह से उन्हें ट्रीट किया जाता है चाइल्ड लाइक स्टेट में जिसमें वो सेफ फील करती है। ऐसी जो बच्चियां उनकी ना साइकेट्रिक थेरेपी होनी चाहिए, उनका जो इलाज है वो काउंसलिंग है। अच्छा, ना मान रही हो तो चपेड़े लगाने चाहिए ऐसी बच्चियों को कि इतना खतरनाक हद तक वेट ड्रॉप हो चुका है कि उनके अंदर तमाम के तमाम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, ऐसी जो बच्चियां होती हैं ना, हम आम तौर पे उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर रखते हैं। अच्छा, खुराक तो वो अपनी माउथ से ले नहीं रही, ठीक है। देखो, हमें खुराक के अंदर लज्जत तब महसूस होती है जब हमें भूख लगे, उसकी तो भूख मर चुकी है, इस वजह से वो खुराक नहीं खाएगी, खाएगी भी सही तो वो क्या करेगी? वो वोमिटिंग स्टार्ट कर देगी। तो ऐसी पर्टिकुलर फीमेल्स को फिर हम क्या करते हैं? हम इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली
यानी उनकी वेन्स के अंदर कोई ड्रिप लगा के या मसल्स के अंदर कोई ड्रिप लगा के ना हम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो मर सकती है ना, वो कोमे में जा सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, रिकवरी, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और तकरीबन 2 से 4 साल लग सकते हैं या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये है एक एनोरेक्सिया नर्वोसा। अच्छा, ओरेक्सिया कहते हैं भूख को, एनोरेक्सिया भूख का ना लगना। उसके बाद दिया हुआ है अगली कंडीशन बुलिमिया नर्वोसा। अच्छा, ये भी फीमेल के अंदर है, लेकिन उन तमाम फीमेल के अंदर है जो ज़रा ओल्डर एज की हैं। अच्छा, इनके अंदर ना कोई प्रॉपर ओरिएंटेड फॉर्म के अंदर कोई ढंग नहीं है, सलीका नहीं है कि जी कितना खाना है, कैसे खाना है, रूटीन के मुताबिक नहीं खाए पिएंगी, रूटीन से हट के ही खाएंगे। कभी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी बिल्कुल ना खाया। कभी ऐसा हुआ कि सुबह सुबह नाश्ते में भी जिंगर ले लिया, दोपहर को पिज़्ज़ा खा लिया, रात को फ्राइज़ खा ली, कभी हुआ कि कुछ भी ना खाया। ये वो तमाम पर्टिकुलर फीमेल होती हैं। ये स्लाइटली ओल्डर गर्ल के अंदर है और आगे लिखा हुआ है दिस बाउट्स ऑफ द ओवर ईटिंग, यानी ये बहुत ज़्यादा खाती हैं और आम तौर पे जंक फूड्स लेती हैं, जैसे क्रीम केक्स हो गए, जैसे फ्राइज़ हो गई, ठीक है, जैसे जंक फूड जितनी हमारी फास्ट फूड है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो ईटिंग फैटिंग फूड जिसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा हो, सच एज फ्राइड केक्स वगैरह। और आगे लिखा हुआ है दिस वोरेशियस ईटिंग, वोरेशियस कहते हैं जाहिलों की तरह खाना, कि जी पहले एहसास नहीं है कि तमीज़ से खा लें, बहुत ज़्यादा खा पी लिया, फिर सडनली एहसास हुआ हो वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जाहिलों की तरह खा लिया किसी इवेंट पे जाके कि खाना तो पराया, पेट अपना, ये ख्याल नहीं आया। तो वोरेशियस ईटिंग फॉलोड बाय द सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, फिर उंगलियां मार मार के ना वो वोमिट करती रहेंगी, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, खुद से वोमिट करना। अच्छा, जब भी हमारी बॉडी से वोमिटिंग होती है या हमें डायरिया हो जाए, उसमें ऐसा नहीं होता कि जिन चीज़ों को हम चाह रहे हैं सिर्फ वही बाहर निकले, सिर्फ हमारी खुराक नहीं निकलती बाहर, बल्कि कितने कोई इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, कितना कोई इंपॉर्टेंट वाटर होता है, वो भी बाहर निकल जाता है। तो जब सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग होगी या फिर फास्टिंग, वैसे फास्टिंग रोजे को कहते हैं, फास्टिंग भूख को भी कहते हैं, भूखे रहना। और परगेटिस आमतौर पे हम उन मेडिकेशंस को कहते हैं जो ना आगे डायरिया कॉज करवाएं, ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन लेगी जो हमारी ना डाइजेशन को तेज कर देंगे, फिर डायरिया कॉज करवा दें। उसके बाद लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंट वोमिटिंग एंड द पर्जिंग में कॉज द फिजिकल इफेक्ट इंक्लूडिंग द सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सीरम होता है हमारा प्लाज्मा लाइक फ्लूइड, तो उसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है उन पर्टिकुलर फीमेल के अंदर जो ऐसा कर रही होती हैं। अच्छा, इनको ना हम फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना हमें इनके वेट को ओवरकम करना चाहिए कि जो वेट जो है वो इनका डिक्रीज हो गया इन कुछ हरकतों की वजह से, जो वेट लॉस हो गया, हमें पहले उसे ट्रीट करना चाहिए। स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखें, ऐसा ना हो कि दोबारा ये इवेंट्स पे जाएं, फिर ज़्यादा खाए पिए, फिर सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग कर रही हो, इन्हें स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। ना मान रही हो तो इन्हें भी चपेड़े लगानी चाहिए। weight loss and it is necessary to undertake the treatment in the hospital and in the strict supervision। स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इनकी भी साइकेट्रिक थेरेपी होनी चाहिए। समझ आई बात? ये है बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है। उसके बाद अगली जो कंडीशन है वो है पाइल्स। पाइल्स कहते हैं उर्दू में बवासीर को। देखो, पाइल्स एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है कि रेक्टम आपने पढ़ा था, रेक्टम एक वो पार्ट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जहां पर हमारी अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होती है, हम उसको रेक्टम कहते हैं। अच्छा, रेक्टम के अंदर जब हमारी खुराक स्टोर होती है तो उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल ने थ्रू एनस हमारी बॉडी के बाहर जाना होता है। एनस की मदद से किधर जाना है? बॉडी के बाहर जाना है। रेक्टम और एनस के दरमियान ना पूरी ये एनल कैनाल है, आउटर पोर के दरमियान बिल्कुल, हम उसे एनोरेक्टल म्यूकोजा कहते हैं। अच्छा, म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसी एनोरेक्टल म्यूकोजा के अंदर ना जो हमारी वेन्स होती हैं ना वो डायलेट हो जाती हैं, डायलेटेड एंड द टॉर्चुअस वेन्स। और फिर ऐसा जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है जब उसका डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, यानी उसने फीसिस को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है, तो ये जो टॉर्चुअस वेन्स होती हैं आमतौर पे रप्चर हो जाती हैं और वो जो फीसिस बॉडी से बाहर एक्सपेल हो रहा है वो उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है और वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं। अगर वो ज़ख़म इंटरनली हैं तो हम इसे, क्योंकि पाइल्स को इंग्लिश में अगली जो इसके लिए अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो हेमरॉइड भी की जाती है। अगर वो ज़ख़म अंदर हैं तो हम उन्हें इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं।
अगर वो बाहर हो जाएं तो हम उन्हें एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, ऐसा जो इंडिविजुअल होता है ना, क्योंकि उसे पता है कि जब मैंने फीसिस को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवाना है तो फिर उसके लिए जब भी वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फिर ब्लीडिंग भी साथ होगी। उसे पता है कि जब जब मैंने फीसिस को बाहर रिमूव करवाना है तो ब्लीडिंग होनी है। तो आम तौर पे वो इंडिविजुअल के अंदर ना जो फीसिस की अर्ज होती है ना वो डिप्रेस हो जाती है, यानी वो जानबूझ के वो फीसिस की को रिमूव करवाने के लिए जो है वो बार बार वॉशरूम्स की तरफ नहीं जाता। इस वजह से नहीं जाता क्योंकि उसे पेन भी महसूस हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो अर्ज टू डेफिकेट द फीसिस एक्चुअली डिप्रेस हो जाता है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है हर दफ़ा इस शिद्दत वाले पेन से गुजरना है। अच्छा, जब वो बाहर नहीं निकाल रहा उस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल को तो वो सारा का सारा किस में स्टोर हो रहा है? रेक्टम के अंदर। जब रेक्टम डिस्टेंड हो गई है तो उसकी वजह से साथ वाले ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसके अंदर रेक्टम के अंदर भी इन्फेक्शन होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। समझ आई बात? अच्छा, पाइल्स एक ऐसी कंडीशन होती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को एक और कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रवोक कर देती है, बढ़ा देती है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कि जिस इंडिविजुअल को कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन जो है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे फीसिस का बॉडी से बाहर रिमूव होना क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर ऐसा करना पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब फोर्स के साथ वो बाहर जाएगा, हार्ड स्टूल बाहर जाएगा, तो फिर वो दोबारा हमारे एनोरेक्टल म्यूकोजा को डिस्टर्ब करवा सकता है। अच्छा, जिसको खुदा ना खास्ता एक्सटर्नल हेमरॉइड हो, हम आमतौर पे उसे सजेस्ट करते हैं कि आपको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए, ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। अच्छा, हेमरॉइड्स हो जाएं तो फिर हेमरॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? हम आमतौर पे कहते हैं जी फूड सॉफ्टनर ले लें, आप नरम ग़िज़ा खाएं। जैसे आप अक्सर देखते हो कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है वो घर में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं। नरम ग़िज़ा खाएं, फूड सॉफ्टनर लें या लेग्जेटिव लें, ऐसी चीज़ें लें जो बेसिकली ना डायरिया को प्रमोट करवा रही हो, आपकी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दे। अगर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं तो फिर उनको रिमूव करवाने का जो तरीका होता है वो सर्जरी ही होता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स को रिमूव करवाने का तरीका ये है पाइल्स। पाइल्स को कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है, इस वजह से कहते हैं ना हमें आम तौर पे दिन के खाने के अंदर ना सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। सैलेड खाओ, आप दिन के खाने के अंदर ना योगर्ट का इस्तेमाल करो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जो हमारी डाइजेशन को बेहतर बनवाएं। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जैसे प्लांट फाइबर्स हैं, रफेज हैं, वो क्या करते हैं? हमारी खुराक की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनवाते हैं। हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है पाइल्स या फिर दूसरा नाम हेमरॉइड्स। आगे अल्सर। अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। आप अपनी बॉडी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को उठा के देख लें, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसा है कि जिस भी आप ऑर्गन को देखेंगे ना, उस ऑर्गन की जो इनर साइड है, ये वाली साइड, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना अंदर एक म्यूकोजा की लेयर होती है और वो म्यूकोजा की लेयर का काम होता है जी म्यूकस की प्रोडक्शन करवाना। और ये म्यूकस क्या करवाती है? इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ना जो भी सिक्रीशन रिलीज हो, उस सिक्रीशन को उसकी इस वॉल तक ना पहुंचने देना। यानी म्यूकस की लेयर ऐसी लेयर होती है जो किसी भी टिपिकल ऑर्गन को ना अपनी ही सिक्रीशन से बचा रही होती है कि जी वो सिक्रीशन उसकी अपने ऑर्गन की डाइजेशन ना करवा दें। जैसे आप सुनते हो स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट करवाने की सलाहियत रखता है, लेकिन स्टमक के इंटरनल म्यूकोजा के लेवल पर म्यूकस की लेयर मौजूद होती है और उस म्यूकस की लेयर का काम क्या होता है? स्टमक की इनर वॉल को बचाना कि वो उसे ना कहीं डाइजेस्ट करवा दे। अगर खुदा ना खास्ता वो म्यूकस की लेयर ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है? उस टिपिकल ऑर्गन की डाइजेशन हो सकती है, उसकी ब्रेक डाउन हो सकती है, वहाँ पे होल बन सकता है। आम तौर पे जो अल्सर ज़्यादा कॉमन है वो ड्यूडेनम का अल्सर ज़्यादा कॉमन है, स्टमक का अल्सर ज़्यादा कॉमन है। स्टमक के अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। और ये जो पेप्टिक अल्सर होता है ये इस वजह से ज़्यादा होता है कि स्टमक के अंदर एसिडिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, अब देखो ज़ख़म इतना ज़्यादा हो जाए, वो ज़ख़म इतना ज़्यादा हो जाए कि यहाँ पर ऐसे छोटा सा होल बन जाए। जब छोटा सा होल बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जितनी भी खुराक है वो इस ऑर्गन से एब्डोमिनल कैविटी में स्पिल होना शुरू हो जाएगी।
यानी बाहर आना शुरू हो जाएगी हमारे ऑर्गन से। जब ऑर्गन से बाहर आना शुरू हो जाएगी सीवियर इन्फेक्शन कॉज करेगी, मरने के भी चांसेस हैं। आमतौर पे जो अल्सर की वजह होती है ना, वो क्या रीज़न बनती है? अल्सर की वजह है कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं, या हमारे उन पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ना सिक्रीशंस का बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाए, या फिर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हो, तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। अल्सर जख्म को कहते हैं। कॉमन जो अल्सर है वो स्टमक का अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है। ड्यूडीनम का अल्सर भी बड़ा कॉमन है, ठीक है। दोनों में से ज़्यादा कॉमन जो है वो स्टमक का अल्सर होता है। स्टमक के अल्सर की जो रीज़न है वो एसिडिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी टॉपिक रहता है बेटा इस चैप्टर नंबर 12 का, और चैप्टर नंबर 12 का जो आखिरी टॉपिक है वो है डाइजेशन इन कॉकरोच, और ये लॉन्ग है, डाइजेशन इन कॉकरोच। चैप्टर नंबर 10 कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, कुछ ने अभी पढ़ना है। आपको अंदाजा होगा कि ये जो कॉकरोच है ना, वो हमारे एनिमल्स के आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये इंसेक्ट्स का है। आपने अमेबा के अंदर डाइजेशन को पढ़ा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। प्लेनेरिया के अंदर आपने डाइजेशन को पढ़ा, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हाइड्रा के अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये कॉकरोच वो है जिसके अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। और ऐसी दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं कि एक से ये कॉकरोच क्या करता है, खुराक को इंजेस्ट करवाता है, यानी अपने माउथ के अंदर लेके जाता है, और दूसरे से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर इजेस्ट करवाता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो सेपरेट ओपनिंग्स मौजूद हों, एक से खुराक इंजेस्ट हो यानी अंदर जाए, और एक से वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर इजेस्ट हो रहा हो। हम ऐसे सिस्टम को ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को देख लो, हमारी बॉडी के अंदर भी इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए दो सेपरेट ओपनिंग्स मौजूद हैं। देखो, कॉकरोच एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर ना डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्लासीफाई करते हैं कि इसके अंदर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं जी ये एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल है। और इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं फोरगट, एक को हम कहते हैं मिडगट, और एक को हम कहते हैं हाइंडगट। एक शॉर्ट यही आता है कि आप जी कॉकरोच के जो वेरियस पार्ट होते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल के, उनकी आप फर्दर क्लासिफिकेशन मेंशन कर दें तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल के तीन हिस्से होते हैं, एक फोरगट, एक मिडगट और एक हाइंडगट। देखो, जो फोरगट है उसके पार्ट को अगर आप देखें तो उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट माउथ है, एक पार्ट फेरिंग्स है, एक पार्ट फेरिंग्स, एक पार्ट है क्रॉप, और एक पार्ट है गिजर्ड। फोरगट के अंदर चार हिस्से हैं, एक माउथ, एक फेरिंग्स, एक क्रॉप, और चौथा जो पार्ट होता है वो गिजर्ड होता है। जबकि जो मिडगट होता है, मिडगट वो पार्ट है जहां पर इनका एक ही हिस्सा मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? मेसेंटेरॉन स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसेंटेरॉन स्टमक। और आखिरी जो पार्ट है वो हाइंडगट है। हाइंडगट के तीन हिस्से होते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं इलियम, एक पार्ट को हम कहते हैं कोलन, और आखिरी जो पार्ट होता है उसका नाम है रेक्टम। यानी ये डिवीजन आपने याद रखनी है कि इन केस ऑफ द कॉकरोच जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके तीन हिस्से हैं। एक पार्ट को फोरगट कहा जाता है, एक पार्ट को मिडगट कहा जाता है, और एक पार्ट को हाइंडगट कहा जाता है। फोरगट की फर्दर डिवीजन है जिसमें माउथ है, जिसमें फेरिंग्स है, जिसमें क्रॉप है, जिसमें गिजर्ड है। जबकि मिडगट के अंदर स्टमक मौजूद है, उस स्टमक को हम मेसेंटेरॉन स्टमक कहते हैं। हाइंडगट के तीन हिस्से होते हैं, एक पार्ट इलियम है, एक पार्ट कोलन है, एक पार्ट रेक्टम है। अब चीज़ें आपके लिए ज़रा आसान हो गई। टाइम कम होने की वजह से डायग्राम नहीं मैं बना रहा। अगर आप इसको देखें तो ये खुराक को डाइजेस्ट कैसे करवाते हैं। इन्होंने खुराक को, फूड को माउथ के अंदर लेके जाना होता है। फूड को जब माउथ के अंदर लेके जाते हैं तो वहां पर इनके अंदर मैंडिबल्स मौजूद हैं। मैंडिबल्स इनके अंदर जो मौजूद है वो टीथ का काम करता है।
और इन मैंडिबल्स का काम क्या होता है? खुराक की ग्राइंडिंग करवाना। जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर देखते हो कि हम जब अपनी खुराक को माउथ के अंदर लेके जाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए टीथ मौजूद है। ये जो मैंडिबल्स हैं इनके अंदर ये टीथ का ही काम करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। माउथ के अंदर ना ग्राइंडिंग ऑफ फूड करवाते हैं। अच्छा, जब खुराक की ग्राइंडिंग हो जाती है माउथ के अंदर तो इनके थॉरेक्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड का पेयर मौजूद है। और आपने ह्यूमन के अंदर भी पढ़ा था स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ द स्लाइवा को प्रोड्यूस करना। और ये जो स्लाइवा होता है ये कहां पर पहुंचेगा? इनके माउथ के अंदर पहुंचेगा। और माउथ के अंदर जाके इनकी जो फूड होती है उसके साथ थॉरली मिक्स अप हो जाएगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो खुराक ग्राइंड हुई है, स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद है। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? खुराक को थॉरली मिक्स अप करवाना, स्लाइवा प्रोड्यूस करवाना, और वो स्लाइवा जाके हमारी खुराक के साथ मिक्स अप हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो माउथ वाला पार्ट हो गया। माउथ के साथ फेरिंग्स है। फेरिंग्स से खुराक होते हुए कहां पर पहुंच जाती है? अल्टीमेटली क्रॉप के अंदर पहुंच जाती है। और क्रॉप के अंदर ना जाके इनकी फूड कुछ लम्हे के लिए स्टोर हो जाती है और फिर क्रॉप को खुराक छोड़ती है आहिस्ता आहिस्ता। फूड लीव्स द क्रॉप चंक बाय चंक, थोड़ा थोड़ा करके खुराक जो है वो क्रॉप को छोड़ जाएगी। और खुराक कहां पर पहुंचेगी? फोरगट के अगले पार्ट की तरफ, दैट इज द गिजर्ड, जहां पे जाके खुराक ना मजीद मुकम्मल तौर पे उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है, मजीद ग्राइंडिंग हो जाएगी, यानी थॉरली मिक्सअप हो जाएगी खुराक। तो खुराक जो है माउथ के अंदर ग्राइंडिंग हुई, फिर मिक्सिंग हुई, फिर वहाँ से जब खुराक ने छोड़ा और साथ में देखो स्लाइवा है ना, तो माउथ के अंदर उस स्लाइवा के अंदर ना एक एंजाइम भी मौजूद होता है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। और वो स्लाइवरी अमाइलेज क्या करवाता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द फूड की ब्रेक डाउन करवाता है। तो माउथ में जब खुराक मौजूद होगी तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट टूट जाएगा। जब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट टूटेगा खुराक आगे की जानिब मूव करेगी। खुराक कहाँ पे आ जाएगी? क्रॉप के अंदर आ जाएगी। क्रॉप के अंदर आके खुराक क्या होती है? टेम्परेरली स्टोर करती है, फिर चंक बाय चंक लीव करती है और गिजर्ड के अंदर पहुँच जाती है। गिजर्ड के अंदर उस खुराक की मज़ीद ग्राइंडिंग हो जाती है। मज़ीद क्या हो जाती है? ग्राइंडिंग हो जाती है। खुराक ने अगले पार्ट की तरफ जाना होता है एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ द मिड गट। और मिड गट को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द मेसेंटेरॉन स्टमक। और उस स्टमक के अंदर आप देखें इसके बिल्कुल साथ ना छोटी छोटी आपको डक्ट्स दिखाई देती हैं ब्लाइंड, जिन्हें हम हिपैटिक सीकी कहते हैं। हिपैटिक टर्म आमतौर पे हम लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो हिपैटिक सीकी क्या करेंगी? सिक्रीशंस को स्टमक के अंदर भेजेंगी और स्टमक के अंदर खुराक क्या होगी? मजीद डाइजेस्ट हो जाएगी। तो मिड गट को आप मेसेंटेरॉन स्टमक कहते हो। वो मेसेंटेरॉन स्टमक वो है जहाँ पर हिपैटिक सीकी अपनी सिक्रीशंस को भेजते हैं और खुराक की ना मजीद वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो पार्ट है ना वो हाइंड गट है। हाइंड गट वो पार्ट होता है, हाइंड गट वो पार्ट है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी है, क्योंकि वहाँ पर इलियम मौजूद है। इलियम मौजूद है, एब्जॉर्प्शन होनी है। हाइंड गट में अल्टीमेटली खुराक जो होती है, जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है, उसने जाके रेक्टम में स्टोर हो जाना होता है। जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, स्टोर हो जाएगी रेक्टम के अंदर। और फिर रेक्टम से इस अनडाइजेस्टेड फूड ने बॉडी के बाहर जाना होता है। तो रेक्टम से खुराक जो है अनडाइजेस्टेड फूड किसकी मदद से बाहर जाती है? एनस की मदद से। रेक्टम से एनस की मदद से वो खुराक जो है वो बाहर जाती है। तो इस तरह से खुराक अंदर भी आई और वेस्ट मटेरियल ना उनकी बॉडी से बाहर भी चला गया। क्योंकि दो सेपरेट ओपनिंग्स मौजूद हैं, इस वजह से हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं इट इज़ द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इनका ऊपर माउथ मौजूद है और आप इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे वो बॉडी के साइड के ऊपर बनाएंगे।
और इस तरीके से बनाएंगे कि माउथ के बाद जो अगला पार्ट होता है, माउथ के बाद जो अगला पार्ट होता है वो क्रॉप है, क्रॉप के साथ फिर जो पार्ट है वो गिजर्ड, क्रॉप के बाद अगला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये गिजर्ड, गिजर्ड के साथ ये जो पार्ट है वो मेसेंटेरॉन स्टोमिक, जहां पर हिपैटिक सीकी अपनी सिक्रीशंस को लेके आती हैं, और फिर यही जो पार्ट होता है वो आगे इस तरह से क्वाइल्ड मैनर के अंदर यहां पर पहुंच रहा है। यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है वो फोरगट है, अगला जो पार्ट है जहां पर इनका मेसेंटेरॉन स्टोमिक मौजूद है वो मिड गट है, आखिरी जो पार्ट है वो हाइंड गट है, आखिरी जो पार्ट है वो हाइंड गट है। दरमियान में एक चीज को लेबल किया हुआ है लेकिन उसका रोल यहां पर नहीं है, वो है छोटी छोटी ये वाली डक्ट्स, हम इन्हें मालपीजियन टिब्यूल्स कहते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर जाके आप इनका रोल पढ़ोगे कि जी मालपीजियन टिब्यूल्स करती क्या हैं, ये एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने अलग-अलग ना इन तमाम को लेबल कर देना है, ये क्रॉप, ये गिजर्ड, ऊपर माउथ, फेरिंग्स, फिर ये मेसेंटेरॉन स्टोमिक है, आगे इलियम है, कोलन है, फिर यहाँ पर जो ब्रॉडर पार्ट होता है वो रेक्टम है, और बाहर ये वाला जो पार्ट है जिसकी मदद से अनडाइजेस्टेड मटेरियल ने बाहर जाना होता है वो एनस है। तो डाइजेशन इन कॉकरोच इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक जो भी बातें आपको समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। अगला जो भी लेक्चर हमारा शुरू होगा वो अब चैप्टर 13 का शुरू होगा। आज के लिए डॉक्टर यासिर खान को खुदा हाफिज़ कहें। अल्लाह हाफिज़।